नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल और इस समय हूँ दिल्ली के हृदय स्थल कहे जाने वाले मयूर विहार के आसपास के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम के पीछे आपको जो नज़र आएगी, यमुना का पानी उतरा तो है। आप देख सकते हैं तमाम झाड़ियों में, तमाम जगहों पे जितने वो सफ़ेद सफ़ेद सा आपको दिख रहा है या मिट्टी चढ़े हुए दिख रहे हैं, वो यमुना का जलस्तर है। एक फोल्डिंग भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये कहीं न कहीं यमुना का पानी उतरा है। लेकिन अभी भी इस समय दिल्ली के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यमुना का जलस्तर बना हुआ है मित्रों। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, दिल्ली के हृदय स्थल। अगर इस क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो आपको दिल्ली का सुप्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर भी नज़र आएगा। क्षेत्र है जहाँ पे आप अक्षरधाम मंदिर भी देख सकते हैं। तो सामने आपको अक्षरधाम मंदिर दिख रहा है, काफ़ी व्यस्त सड़क भी दिख रही है। और इस क्षेत्र में भी बाढ़ की विभीषिका है। पिछले 6 दिन तक दिल्ली ने किस तरह से व्यतीत किया होगा, दिल्ली में किस रूप से ये पूरा का पूरा चीज़ रहा होगा, ये काफ़ी स्पष्ट रूप से देखा और समझा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं, और बड़े सवालों में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं कि आखिर जब पहाड़ों पे भारी वर्षा हो रही थी, उस भारी वर्षा के होने के दरमियान में आखिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार कैसे सोती रह गई। मैं पिछले 1 सप्ताह से लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनसे लगातार मिल रहा हूं। अगर आप यकीन मानिए, जब जलस्तर नहीं चढ़ा था तब भी लोगों से मिल रहा था, अभी भी मिल रहा हूं। जो एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक इंतजाम होनी चाहिए। मैं 2 चीज़ों की बात कर रहा हूं। एक तो दिल्ली जैसे शहर में अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए क्या तैयारियाँ थी, कौन जिम्मेवार है यहाँ पर। चूँकि हम लोगों ने ये चीज़ें सुनी है मित्रों, आप लोग बने रहिए। अगले कुछ मिनटों में हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति कैसे रही, कौन है जिम्मेवार इसके लिए, किसको लेनी पड़ेगी इसकी जिम्मेवारी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर इस मामले में हम लोग देखें तो तमाम लोग बातचीत करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कम से कम 500 स्मार्ट सिटी की बात की थी। और वो स्मार्ट सिटीज़ कहाँ पे हैं और बाढ़ की क्या स्थिति है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने भी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने की बात की थी। चूँकि जो आपके सामने में स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। आप सोचिए कि इनके निर्माण भी बुरी तरह से इस तरफ जो है कि इनके निर्माण कार्य हो रहे थे, वह भी जो है कि यमुना के पानी से बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। तो नुकसान इसमें सबों को हुआ है कहीं न कहीं। और अब जबकि पानी का जलस्तर कुछ घटा है, उसके बावजूद भी वो समस्याएं दिख रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा और वादा किया था दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए, पेरिस जैसा बनाने के लिए। दिल्ली कैसा पेरिस बना है वो 1 सप्ताह के दरमियान में पूरे देश ने देखा है। दिल्ली पेरिस तो बनी नहीं, लेकिन जब दिल्ली में बाढ़ की स्थिति काफ़ी गंभीर थी मित्रों, तो माननीय प्रधानमंत्री ज़रूर दिल्ली को बाढ़ में डूबते हुए छोड़ के चले गए और वो पेरिस चले गए। दिल्ली पेरिस नहीं बना, हमारे हुक्मरान पेरिस चले गए। सोचिए कि जनता के साथ कितना भद्दा मजाक है मित्रों ये। अब कुछ मूलभूत बिंदुओं को थोड़ा समझें हम लोग। तो मित्रों, हमारे हुक्मरानों ने दिल्ली को पेरिस बनाने की बात की थी, लेकिन हुक्मरान खुद पेरिस चले गए थे। कौन है दिल्ली के इस त्रासदी के लिए जिम्मेवार? देखिए, यहाँ पे जिम्मेवार दोनों के दोनों सत्ता तंत्र के लोग हैं। केंद्र सरकार, चूँकि दिल्ली हम लोग जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस मामले में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 वह केंद्र सरकार को समस्त शक्तियाँ देता है। आपको याद होगा जिस समय कोरोना की स्थिति आई थी 2020 में और पूरे देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था, तो उस समय केंद्र सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अपने तमाम शक्तियों का प्रयोग किया था। तो सवाल ये उठता है कि उन शक्तियों का प्रयोग अभी क्यों नहीं किया गया। हम लोग लगातार देख रहे थे कि जब 5-6 दिल्ली के 6 दिन बीते हैं दिल्ली में, और 6 दिनों के बाद से पानी की स्थिति कम हो रही है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब पानी नीचे उतरता है तो उसके बाद महामारी की और बड़ी व्यापक स्थिति होती है। क्योंकि यहाँ पे यमुना का जल तो था ही, दिल्ली का ड्रेनेज वाटर सिस्टम भी जो है कि वो उसके साथ घुल मिल गया है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले ITO की स्थिति भी आप लोगों ने देखी होगी कि वहाँ पे क्या स्थिति है। लाल किला के आसपास के क्षेत्रों की क्या स्थिति बनी हुई है। इस पूरे समस्या को 2 रूपों में देखना पड़ेगा हम लोगों को। समस्या का नंबर 1 हिस्सा ये है कि जब अब ये समस्या सामने में आने वाली थी, तो त्वरित तौर पे आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने प्लानिंग किया क्या लोगों को वो राहत दे सकें।
वो त्वरित तौर पे जो राहत की स्थितियाँ होनी चाहिए वो राहत सरकारें देने में विफल रही। एक तो स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि दिल्ली में यमुना छोटी दिखती ज़रूर है, लेकिन नदियों की एक स्थिति होती है कि क्या यमुना अगर छोटी है, यमुना अगर गंदी है, तो क्या उसको सुधारने के प्रयत्न नहीं होने चाहिए। यमुना के तट पे तमाम तरह के चीज़ों का निर्माण हुआ है और अब पूरा का पूरा अगर मैं कहूँ कि इंक्रोचमेंट हो चुका है। यमुना का जो मुख्य मार्ग था उसके भीतर भारी मात्रा में निर्माण हो चुका है। तो जब यमुना, कई बार तो ये स्थितियाँ दिखती हैं कि यानी कि जब यमुना अपने मूल रूप में आ रही है तो हमने उन मूल क्षेत्रों में निर्माण कर डाला है। बंगलोर में भी जब बाढ़ की स्थितियाँ आई थी तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि उस प्रकार के कई तरह के निर्माण की तरह की चीज़ें वहाँ पे भी दिखी थी। तो दिल्ली में बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन उसके बाद अगला जो फेज़ 2 है, चूँकि पहाड़ों पे अभी भी अलर्ट है कि भारी वर्षा इस समय कई अलग अलग जगहों पे हो रही है। मौसम विभाग के अगर अनुमानों को देखें तो वो वर्षा फिर से पहाड़ों पे होने वाली है अलग अलग जगहों पे। अभी इस समय हरिद्वार वगैरह के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा के अनुमान की बातें मौसम विभाग की तरफ से आ रही है। तो इस समय जो कि दिल्ली का जलस्तर सुधरा है काफ़ी हद तक पहले की तुलना में, उस स्थितियों में कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये बनते हैं कि अगर फिर से अगर जल जमाव काफ़ी ज़्यादा अगर वर्षा की स्थिति बनती है तो इस विकट परिस्थिति को कैसे सुधारा जाएगा। चूँकि हमारे हुक्मरान प्रथम परीक्षा में पूरी तरह से फेल रहे। केवल ये कह देना कि 1978 में दिल्ली का 1978 का बाढ़ का रिकॉर्ड दिल्ली में टूट चुका है, उस कारण से हम कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, ये कहने से तो काम नहीं चलेगा दिल्ली में। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अभी भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर पे बह रही है। तो इस समय भी जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां नहीं हैं। मुख्य रूप से अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो कहीं न कहीं यहाँ पे मामले को एक तरह से टालने की स्थिति दिखती है। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेवारी देती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेवारी देती है। इस समय जबकि भारी संख्या में लोग पीड़ित हैं, लोगों को जो है कि उस समुचित जो है कि उनको पुनर्वास की आवश्यकता है, उसके ऊपर लोगों को समुचित चिकित्सा की ज़रूरत है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। वो फोकस ना होकर आप राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक वीडियो लेके आती है और उस वीडियो में दावा किया जाता है कि सारे पानी जो है कि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। ध्यान हो कि दिल्ली से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पे हथनीकुंड बैराज है, जहाँ से कि यमुना नदी के पानी को एक तरह से कह लीजिए रेगुलेट किया जाता है। जब जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वैसे स्थिति में वहाँ से यमुना नदी में जो है कि वो पानी छोड़ा जाता है। जब ऊपर पहाड़ों से काफ़ी ज़्यादा पानी आता है तो स्पष्टतः वो पानी यमुना नदी में छोड़ा जाएगा और इस बार भी भारी मात्रा में वो पानी यमुना नदी में छोड़ा गया है। लेकिन जो 6 दिन का एक विंडो मिला हुआ था, उस विंडो का प्रयोग हमारे सरकारों ने क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया? राज्य सरकार ने क्यों नहीं किया? हर कोई जिम्मेवारी, अब एक नया सा बहाना लेके आम आदमी पार्टी आ जाती है कि जो उत्तर प्रदेश का नहर था उसमें पानी नहीं छोड़ा गया, इसमें नहीं छोड़ा गया। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप के लिए दोनों पार्टियों को भरपूर समय मिलेगी। देखिए, एक तरह से जो आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां बनी दोनों तरफ से, तो उस आरोप प्रत्यारोप से लोगों को क्या लाभ होना है? मूल चीज़ ये है कि भविष्य में इस प्रकार के स्थिति का फिर से जो है कि दोबारा ये स्थितियां ना बने, उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। इस बार तो संकट के बादल को लोगों ने अपने अपने ढंग से उसको संभाल लिया, लेकिन भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्या उसके लिए कोई गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं? आप सोच के देखिए कि ITO के पास एक बैराज है और उसके बैराज के जो अलग अलग गेट्स हैं उसमें गाद इतना ज़्यादा जमा हो चुका है कि वो गेट नहीं खुल रहा है ITO के। उसमें से एक गेट को बड़ा मेहनत मुश्किल से खोला गया है। तो इस प्रकार के चीज़ों का ठीक है कि वो हरियाणा सरकार कर रही थी। तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ें मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा, चाहे वो यमुना की सफाई हो, गंगा की सफाई हो, उसमें केंद्र सरकार को एक कोऑर्डिनेशन की भूमिका में आना पड़ेगा। अलग अलग राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम केंद्र सरकार को करना पड़ेगा कि वो दिल्ली सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करे, हरियाणा सरकार के साथ, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ, उत्तराखंड के सरकार के साथ, इन सबों के साथ एक कोऑर्डिनेशन की स्थिति को बनाने का प्रयास करें। लेकिन इस प्रकार, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्य बने हुए हैं, अलग अलग राज्य इसलिए नहीं बने हुए हैं, ये हमारे आपके सुविधा के लिए बने हुए हैं राज्य, ये अलग अलग कोई देश नहीं है। इसलिए यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी ये बनती है कि उन सभी राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन की स्थिति लाए। वहाँ पे कितने जल, अगर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, वो पानी कितने मात्रा में छोड़ा जा रहा है, वो दिल्ली को जानकारी होना चाहिए। दिल्ली सरकार को वो जानकारी दिल्ली के तमाम जनता को देना चाहिए। अगर ये समस्या बाढ़ के विभिका से हम लोग जान रहे हैं कि इस समय हरियाणा भी जूझ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश भी जूझ रहा है, बिहार भी जूझ रहा है, असम भी जूझ रहा है। लेकिन अगर जहाँ पे हमारे सत्ता के सारे केंद्र हैं,
चूँकि जहाँ जहाँ पे पानी है वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे पूरा का पूरा सत्ता केंद्र स्थापित है। अगर सत्ता के केंद्र में ही बाढ़ से निपटने के उपाय इतने ढुलमुल किस्म के हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र असम में अभी क्या स्थितियाँ बनी होंगी और उससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के कामकाज किस रूप में चल रहे होंगे। क्या वो पर्याप्त होंगे? किसी भी दृष्टि से वो पर्याप्त नहीं होंगे। एक तो ये स्थिति है कि सरकारों को तालमेल के साथ काम करने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ ये है कि प्रकृति के साथ एक सीमा से ज़्यादा छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। नदियों की एक स्थिति होती है, तमाम नदियों के अध्ययनों में हम लोगों ने देखा है कि नदियाँ अपने पुराने रास्ते पे, अपने मूलभूत रास्ते पे वो लगातार आती हैं। तो जो नदी का मुख्य कैचमेंट एरिया है, उस मुख्य कैचमेंट एरिया में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के चीज़ों के ऊपर हमारे नीति निर्माताओं को गंभीरता से ध्यान देना होगा, तभी हम उसका समाधान कर सकते हैं। अन्यथा उसका समाधान संभव नहीं है। आप अगर प्रकृति के गोद में, आप हम लोगों ने जो बंगलोर के उदाहरण में देखा, जो अभी दिल्ली के उदाहरण में दिख रहा है कि यमुना के पुराने कैचमेंट एरिया में ही काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग काम हो चुके हैं। तो नदी जब अपने मूल रूप में आती है, हम लोगों ने इसके पहले बिहार के कोसी नदी के प्रकरण में भी देखा था, वहाँ पे कोसी नदी 200 साल बाद अपने पुराने रास्ते पे बह गई थी और बिहार में बड़ी विभीषिका की स्थिति आ गई थी। तो उस तमाम प्रकार की जो विभीषिकाएँ पूर्व में आई हैं या फिर अभी जो स्थिति बनी, उन सबों से हमारे नीति निर्माताओं को शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि आप शिक्षा लें और उसके अनुसार काम करें। लेकिन अगर आप उससे शिक्षा नहीं ले रहे हैं तो फिर ये घटनाएँ जो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास फिर से इसकी पुनरावृत्ति करेगा। और जो हमारे नीति निर्माताओं की स्थिति दिख रही है, इसमें विशेषज्ञों का सहयोग नहीं लिया जा रहा है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स के प्लान जो बनने चाहिए वो प्लान नहीं बन रहे हैं। कहीं न कहीं जब चुनाव का समय आता है तो आपको बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं कि स्मार्ट सिटी, और आज के डेट में स्मार्ट सिटियों की स्थिति क्या है? स्मार्ट सिटी तो बने नहीं है। हर जगह पे थोड़ी सी वर्षा के बाद जल जमाव की स्थिति हो जा रही है। सारे लोग फेसबुक और ट्विटर पे अपने शहर को स्मार्ट सिटी कह के केवल खुश होकर एक मनोवैज्ञानिक खुशी ले रहे हैं, जबकि उसके अनुरूप अगर 10% भी काम होता, उस दावों के वर्ल्ड क्लास सिटी, स्मार्ट सिटी, जो तमाम दावे वादे किए जाते हैं हुक्मरानों के द्वारा, उसके अनुसार अगर 10% भी काम होते तो ये स्थितियाँ नहीं आती। इसलिए जनता के लिए भी आवश्यक है कि जब आप वोट डालते हैं तो इस प्रकार के गंभीर मुद्दों के ऊपर भी सजग रहें। अन्यथा आज दिल्ली के लोग बाढ़ के चपेट में हैं, कल आप भी बाढ़ के चपेट में होंगे। धन्यवाद मित्रों।